Friends, I am Dr. Shweta Agarwal. We have already discussed in previous videos what is the meaning of knowledge acquisition, knowledge transformation, knowledge retention, and what are the relationship between knowledge acquisition, retention, and transformation. Now, here we will discuss what are the factors affecting knowledge retention. ज्ञान अवधारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली नॉलेज रिटेंशन किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, जिनको हम इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट की नॉलेज रिटेंशन इम्प्रूव हो सकती है। फैक्टर अफेक्टिंग नॉलेज रिटेंशन, there are divided in two parts: personal factors and environmental factors. Personal factors are related with the learner, and environmental factors are the external factors or external variables which are affect to learning, teaching learning process or knowledge retention. In the personal factor, biological factor, psychological factor and health related factors are included. एक्चुअली बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, किसी भी लर्नर से रिलेटेड हैं ये सारे पर्सनल फैक्टर। तो इनमें बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, जो उसकी बॉडी से, उसकी बायोलॉजी से, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। और जो यहाँ पे हम कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, जो कि नॉलेज रिटेंशन से रिलेटेड है। तो देखो, एक तो सबसे बड़ा हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर विच इज अफेक्टेड टू every activity of the person, because it is a nature of genes, है ना। जीन्स की नेचर जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो नॉलेज एक्विजिशन की हो, मेमोराइजेशन की हो, रिट्राइवेशन की हो, एप्लीकेशन की हो, यानी कि नॉलेज रिटेंशन की हो, या जो नॉलेज हमने अचीव की है, एक्वायर की है, रिटेन की है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की हो, किसी भी चीज़ को एक्ट करने की हो। तो वो सब हेरिडिटी पे से बेस्ड होती हैं। एक्चुअली कई स्टडीज़ हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग 60% एक्टिविटीज़ हेरिडिटी बेस्ड होती हैं और 40% एक्टिविटीज़ एनवायरमेंटल बेस्ड होती हैं। लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कभी कभी वैरी भी करता है। लेकिन हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एक्टिविटी को एक्ट करने के लिए, क्योंकि इस पे जीन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, और ये जीन्स का स्ट्रक्चर ही हमें किस तरीके से हम किसी भी नॉलेज को एक्वायर करें, कैसे कोरिलेट करें, कैसे इमेजिनेशन करें, कैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करें, सिमुलेट करें, अकोमोडेट करें और उसको याद रखें। मेमोरी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसी उनकी मेमोरी होती है लगभग वैसी ही मेमोरी उनके चाइल्ड्स की होती है, चिल्ड्रन की होती है वैसी ही मेमोरी। ऐसा तो नहीं देखा कि कोई भी पेरेंट बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हाई लेवल की उसकी मेमोरी और उसके बच्चे की मेमोरी लोअर लेवल की है, नहीं। ऐसा भी जस्ट इसका अपोजिट भी नहीं देखा। तो नॉर्मली हेरिडिटी जो होती है वो हमारे नॉलेज एक्विजिशन के पैटर्न को डिसाइड करती है और मेमोराइजेशन के पैटर्न को डिसाइड करती है, इवन हमारी कई हैबिट को, हमारी कई एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है। यदि पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता, उनको आराम वाली ज़िंदगी अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट उनके चाइल्ड भी वैसे ही होंगे। चाहे हम नॉर्मली कह देते हैं कि उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है, इसकी वजह से वो भी थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि उनको दूसरे एनवायरनमेंट में रखा जाए तो भी उनकी हेरिडिटी वहाँ पर इफेक्ट करती है और वहाँ पे भी वो एक्टिव परफॉर्मेंस नहीं अदा करते, एक्टिवली परफॉर्म नहीं करते किसी भी एक्टिविटी को, वहाँ पे भी लेजीनेस को शो करते हैं। तो ये क्या है, हेरिडिटी जो है ये हमारे नॉलेज रिटेंशन को, नॉलेज एक्विजिशन पैटर्न को, सबको डायरेक्ट इनडायरेक्टली इफेक्ट करती ही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड। आप जानते होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्चुअली हमारी बॉडी में 11 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से कि जो कॉमनली आप लोगों ने सुनी हुई होंगी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, इस टाइप की कुछ ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि
कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये हार्मोन डायरेक्टली हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आ जाता है, इसीलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, जिनमें कोई डक्ट नहीं होती सिक्रीशन को, अपने हार्मोन को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये एक्चुअली हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है, और हमारा इमोशन कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज एक्विजिशन को और नॉलेज रिटेंशन को अफेक्ट करता है। यदि मैं खुश हूँ आज, तो मैं जो भी पढ़ूँगी, जो भी नॉलेज गेन करूँगी, जो भी नॉलेज एक्वायर करूँगी, वहाँ में उनका एकोमोडेशन, एसिमिलेशन जो है, एक पैटर्न जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज का, वो बहुत इफेक्टिव मैनर का बनाऊंगी, उसको बहुत माइंड में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी, स्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑर्गेनाइज करूंगी। उसकी स्टोरिंग जो होगी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना होकर वर्किंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस सिचुएशन में जो भी मैंने नॉलेज ली है, एक्वायर की है, स्टोर की है, उसका फर्दर सिचुएशन में एक्विजिशन, फर्दर सिचुएशन में रिटेंशन, रिट्राइव करना, रिटेंशन करना, अप्लाई करना, ये भी इफेक्टिव मैनर में करूँगी। तो यानी कि यदि मेरा इमोशन पॉजिटिव है तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव मैनर में होंगी। और इसी समय यदि मेरा इमोशन नेगेटिव है, आज मेरे को बुखार आ रहा है या आज मेरी किसी से लड़ाई हुई है, बहुत गुस्सा हुई हूँ मैं, तो नेगेटिव इमोशन है और उस समय मैं अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से पूरा अटेंशन पे नहीं कर पा रही हूँ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पा रही हूँ, पूरा कॉन्शियस माइंड से नहीं पढ़ पा रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज एक्विजिशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और नॉलेज एक्विजिशन अच्छा नहीं होने की वजह से उसकी स्टोरेज, उसका मेमोराइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो भी मैंने सीखा होगा, जो भी नॉलेज एक्वायर की होगी, उसको मैं फर्दर सिचुएशन में रिट्राइव करने में थोड़ी परेशानी महसूस करूँगी, इवन उसको अप्लाई करने में भी परेशानी महसूस करूँगी। तो यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा हार्मोन सिक्रीट करती है, वो हमारी बॉडी की एक्टिवनेस पर, उसके इमोशंस पर, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर, उसकी एंजाइटी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट मेरी हर एक्टिविटी, इवन नॉलेज एक्विजिशन, मेमोराइजेशन, रिट्राइवल और इन सब पे पड़ता है। अच्छा, अब हम कुछ दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अभी तो मैंने बात की कि जब मैं नॉलेज एक्वायर कर रही हूँ तब मेरा कैसा इमोशन है, तो उसका इम्पैक्ट नॉलेज रिटेंशन पे कैसा पड़ेगा। अब मैंने ये सोच लिया कि मैंने नॉलेज एक्वायर की थी, तब मेरे इमोशंस बहुत अच्छे थे और मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया था, ऑर्गेनाइज कर लिया था, और वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चला गया है। अब लेकिन नॉलेज रिटेंशन की सिचुएशन आई, जिस सिचुएशन में मेरे को रिट्राइवल करना है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, सब कुछ अच्छे से आता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे मुझे फीवर आ गया। एग्ज़ाम टाइम पे मुझे ऐसा रूम मिला जिसमें चेयर टूटी हुई थी, या रूम में लाइट नहीं आ रही थी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, वहाँ बहुत सफोकेशन हो रहा था। जो मेरी साइड थी, उस साइड पे कुछ स्मेल, फाउली स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था। तो जो नॉलेज मैंने बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में एक्वायर की थी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई थी, लेकिन आज जो रिट्राइवल सिचुएशन है, जो एप्लीकेशन की सिचुएशन है, जो परफॉर्मेंस की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के फेवरेबल ना होने की वजह से यहाँ पे भी मेरा नॉलेज रिट्राइवल जो होगा, नॉलेज रिटेंशन का, एप्लीकेशन का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। आप लोगों ने नॉर्मली एग्ज़ाम में देखा होगा कि कई बच्चों में ये हैबिट बहुत होती है कि वो टाइम से 15 मिनट पहले का, तो एग्ज़ाम टाइम पे गाइडलाइन में दिखा होता है, लेकिन वो 15 मिनट की जगह और 20 मिनट पहले आ जाते हैं और चेक करते हैं कि मेरी सीट सही है, मेरे आसपास सब कुछ ठीक है, पंखे के नीचे बैठूं, है ना। इस टाइप की, मतलब ऐसे फैक्टर, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं जिनकी वजह से उनका नॉलेज रिटेंशन इफ़ेक्टिव हो सके। तो ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है किसी भी नॉलेज रिटेंशन के लिए। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और ये इन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम मेरा इफेक्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, और जिसकी वजह से हार्मोनल सिक्रीशन होता है और नॉलेज रिटेंशन ख़राब होता है। मतलब जैसे आपने अभी, आप कहेंगे कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर ली मैंने, कि एनवायरमेंट मेरे सूटेबल नहीं था मेरे लिए, जिसकी वजह से मेरा नॉलेज रिटेंशन अच्छा नहीं हुआ। तो ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आएगा, ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आएगा। लेकिन इस नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ क्या,
अल्टीमेट मेरे अंदर कुछ एड्रीनल ग्लैंड की में सिक्रीशन बढ़ गया, नेगेटिव हार्मोन सिक्रीशन होने लग गया, जिसकी वजह से एंजाइटी हुई और जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन, मेरी कॉन्शियसनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वो नॉलेज रिटेंशन को उसने रिड्यूस कर दिया। इसके बाद है पर्सनल फैक्टर में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसे अभी हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती हैं हमारी फैमिली, सोसाइटी, मास और गवर्नमेंट। यही सारे फैक्टर्स जो कि हमने नॉलेज एक्विजिशन में भी किए थे। एनवायरमेंटल फैक्टर ये एज इट इज़ है, बस वहाँ पर एक्विजिशन में ये इफेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव, नेगेटिव, और सोर्स या मोड की तरह एक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर नॉलेज को रिटेन करने में ये इफेक्ट कर रहे हैं। पर्सनल फैक्टर्स ऑफ नॉलेज रिटेंशन, इसमें साइकोलॉजिकल। पर्सनल फैक्टर्स में हमने बायोलॉजिकल फैक्टर कर लिया है, अब आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर इन कंटेंट, उस पर्टिकुलर कंटेंट जिससे रिलेटेड नॉलेज ट्रांसफॉर्म की जा रही है या जिससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करके रिटेन करने की कोशिश की जा रही है, वो कंटेंट के संदर्भ में उस लर्नर का इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड कैसा है। वो हाईली इंटरेस्ट वाले कंटेंट दिया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन एनहेंस होता है और स्टोरेज एनहेंस होने के साथ में नॉलेज रिटेंशन बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर्टिकुलर लर्नर का, तो वो वहाँ पर कितनी भी कंसंट्रेशन, अटेंशन पे करने की कोशिश करे, लेकिन हाँ उसकी नॉलेज रिटेंशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, किसी भी पर्सन में जितनी कंसंट्रेशन की और अटेंशन की पावर होती है वो नॉलेज रिटेंशन को ऑटोमेटिकली हाई कर देता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी कंसंट्रेशन पावर हाई होती है तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के और जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमें इफेक्ट नहीं करते, यानी कि ऑब्स्टिकल्स निगलेक्ट हो जाते हैं। ऑब्स्टिकल्स के निगलेक्ट होने पे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अटेंशन बढ़ जाएगी, पूरा फोकस वहाँ रहेगा। तो जो न्यू नॉलेज आ रही है, जो न्यू नॉलेज ट्रांसफॉर्म की जा रही है, उसको हम इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और स्ट्रक्चर्ड मैनर में, इफेक्टिव स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको रिटेन कर पाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे। पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिस पर्सन की जितनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर होती है उतना ही उसको न्यू नॉलेज और एग्जिस्टिंग नॉलेज को एसिमिलेट करने में, एकमोडेट करने में उतना ईजी होता है, उतना ही उसको इमेजिन करते हुए स्टोर करने में, क्योंकि स्टोर करते समय एक्चुअली क्या होता है, मेमोराइजेशन के समय क्या होता है कि हम प्रीवियस नॉलेज से उसको रिलेट करते हुए स्टोर करते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट में या एकदम न्यू तौर पे हम किसी भी चीज़ को रिलेट नहीं करते। इवन आप यूँ कहोगे कि प्राइमरी लेवल पर यदि हम अल्फ़ाबेट्स सिखा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वहाँ पे तो कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं थी जहाँ पर हम कोरिलेट कर रहे हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर कैसे ये कोरिलेशन हो रहा है और वहाँ पे कैसे रिलेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर डेवलप हो रही है या इमेजिनेशन के थ्रू नॉलेज एक्वायर की जा रही है, वहाँ पे भी की जा रही है। क्योंकि एक छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल स्टार्टिंग में नहीं सिखाया जाता है, पहले से फ्रूट्स सिखाए जाते हैं, वेजिटेबल्स सिखाए जाते हैं, और नॉर्मली वो 3 साल का, 4 साल का बच्चा एक नर्सरी क्लास में आता है तो वो ऑटोमेटिकली इनसे फैमिलियर होता है, फ्रूट से फैमिलियर होता है, वेजिटेबल से फैमिलियर होता है, क्योंकि वो इतनी लाइफ को व्यतीत करने के बाद ही किसी स्कूल में जा रहा है या अपनी उसके पेरेंट्स भी उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स की नॉलेज दे रहे हैं। तो वो फ्रूट्स वेजिटेबल की नॉलेज जो लिए हुए है उससे कोरिलेट करते हुए हमने ए बताया, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल की इमेज बनी और एप्पल के साथ में ए जुड़ गया, तो वो कोरिलेशन हमेशा उसके माइंड में, मेमोरी में स्टोर रहता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं या बार बार विजुअलाइजेशन करवाते हैं, उसको बार बार वो चीज़ दिखाते हैं और बार बार ऑडिटरी मोड में उसको बार बार बुलवाते हैं। तो एक्चुअली कोई भी चीज़ रिटेन की जाती है तो वो, या मेमोराइज की जाती है तो वो तभी होती है जब हम उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के फॉर्म में कोई इमेजिनेशन करते हुए कोरिलेशन करते हैं और किसी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं। अब है एटीट्यूड ऑफ लर्नर टूवर्ड्स सब्जेक्ट एंड कंटेंट, जिस तरीके से पॉजिटिव इंटरेस्ट होता है यदि हमारा कंटेंट के एस्पेक्ट में,
तो वो हमारे नॉलेज रिटेंशन को एनहेंस करने में काम आता है। इसी तरीके से मेरा एटीट्यूड क्या है उस सिचुएशन में, जैसे अभी ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, कोरोना पीरियड चल रहा था, तो कुछ टीचर्स ऐसे होंगे, ऑब्वियस है सबके अपना इंटरेस्ट होता है, सबका अपना एटीट्यूड होता है, एबिलिटी होती है कि उनको आईसीटी नहीं अच्छी लगती होगी या उसमें टफ महसूस करते होंगे, या उनका एटीट्यूड होगा हमें क्या करना है कंप्यूटर का यूज़ करके, हम तो क्लास में फेस टू फेस इंट्रैक्शन में बहुत इफेक्टिव मैनर में पढ़ाते हैं। लेकिन तब उनका एटीट्यूड आईसीटी के लिए क्या था कि मुझे ये यूज़ नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, मैं ईजी नहीं है, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। लेकिन आज की सिचुएशन में उनको यही, उनके लिए सिचुएशन हो गई ये कंपलसरी है, तब उनका एटीट्यूड आईसीटी के लिए चेंज हुआ। उन्होंने कहा हाँ, फेस टू फेस इंट्रैक्शन इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए मेरे को आईसीटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आईसीटी अच्छी है, और जब किया उन्होंने यूज़ तो उनको और फैमिलियर लगी, और इजी लगी, और इफेक्टिव लगी, और ऐसा भी लगा हाँ मैं इस अपने टीचिंग के वीडियोस को सेव कर सकता हूँ, और फर्दर कभी मैं भूल जाऊँ या मैं कभी कंफर्टेबल फील ना करूँ, हेल्दी फील ना करूँ, तो मैं इसको यूज़ करके क्लासरूम में टीचिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर उस टीचर का उस पर्टिकुलर आईसीटी के लिए एटीट्यूड चेंज हो गया। तो एटीट्यूड क्या होता है, ये इट इज़ अ चेंजेबल प्रोसेस होता है और डिपेंड करता है ये सिचुएशन में। तो किसी भी लर्नर का नॉलेज को रिटेन करने के लिए उस सब्जेक्ट और कंटेंट के प्रति एटीट्यूड कैसा है ये भी डिपेंड करता है। यदि मेरा उसके लिए एटीट्यूड अच्छा है तो मैं उसको रिटेन कर पाऊँगी, और अदरवाइज़ यदि नेगेटिव एटीट्यूड रखती हूँ मैं किसी कंटेंट या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको रिटेन करना मेरे लिए थोड़ा टफ टास्क होगा। क्लैरिटी ऑफ बेसिक्स रिगार्डिंग सब्जेक्ट। नॉलेज रिटेंशन के लिए बेसिक्स बहुत क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। यदि इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। हमारे इंडिया में प्राइमरी टीचर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड टीचर्स को, यूनिवर्सिटी टीचर्स को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन एक्चुअली जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी टीचर्स पर है। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज़ में प्राइमरी टीचर को वीआईपी माना जाता है, उनको वीआईपी पास मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी टीचर्स बेसिक्स क्लियर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और जब बेसिक क्लियर होते हैं तभी नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन ईजी होने के साथ इफेक्टिव भी होता है। इंटेलिजेंस आईक्यू ऑफ लर्नर, ये हम कर चुके हैं कि इंटेलिजेंस नेचर में किया था कि लर्नर की इंटेलिजेंस और आईक्यू जितनी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली नॉलेज रिटेंशन बढ़ेगा। एक्चुअली ये सारे जितने भी हम पॉइंट्स यहाँ पे कर रहे हैं वो सब साइकोलॉजिकल वेरिएबल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो नॉलेज रिटेंशन को अफेक्ट करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होगा उतना वो रिलैक्स मैनर में किसी भी चीज़ को सीखेगा, एक्वायर करेगा और रिटेन करेगा, और रिटेन के साथ रिट्राइव भी उतनी इजीली करेगा। जब मुझे डर लग रहा होता है इंटरव्यू में, तब मैं आती हुई चीज़ को भी रिट्राइव नहीं कर पाती हूँ। ओ फिर इंटरव्यू रूम से बाहर आए तब बोले ओ ये तो मेरे को आता था, मैं पता नहीं क्यों नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करता है। डिज़ायर्स एंड गोल ऑफ लर्नर, किसी भी लर्नर की क्या गोल है, वो गोल उसको नॉलेज रिटेंशन को ऑटोमेटिकली हाई करती है। देखो नॉर्मली क्या होता है 11th और 12th क्लास में जो बच्चे पीसीबी और पीसीएम लेते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, नॉर्मली उनसे बोला जाता है कि आप लैंग्वेजेस पर स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं लैंग्वेजेस पे ध्यान रखना, उसको भी पूरी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वो लोग अपने पीसीबी या पीसीएम को ही इंपॉर्टेंस देते हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को इंपॉर्टेंस देते हुए, क्योंकि उनका गोल यही है क्या कि पीएमटी में जाना है, नीट अब हो गया है, नीट में जाना है, इंजीनियरिंग क्वालिफाई करनी है। तो उनका गोल ये होने की वजह से वो कुछ सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर पढ़ते भी हैं तो वो चीज़ उन्हें याद नहीं रहती, वो उन्हें ज़्यादा टफ लगता है। तो जो हमारा गोल होता है वो ऑटोमेटिकली नॉलेज रिटेंशन को हाई कर देता है। जहाँ हमारा गोल ही नहीं था, वो ये सोचते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज इनका यूज़ हमें क्या है, ये तो एज अ सब्जेक्ट बस हमें पढ़ने हैं, तो
जब ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है, उनका ये गोल ना ये नहीं होता, उनका गोल केवल पीसीएम पीसीबी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिट करने का होता है, तो नॉलेज रिटेंशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। इंटरनल मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव नॉलेज रिटेंशन या हाई नॉलेज रिटेंशन। जब मेरे को अपनी नॉलेज रिटेंशन को हाई करना है, इम्प्रूव करना है, तो मैं इंटरनली मोटिवेशन मेरे को ज़रूरी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, बहुत लोग हमें देते हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन, हाँ, कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दैट गोल, दैट सब्जेक्ट कंटेंट इन अ लाइफ और फॉर अचीविंग डिज़ायर्स, ये हमें डिसाइड करना है। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा गोल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे ऐसा करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, लर्निंग पावर बढ़ जाती है, मेमोराइजेशन बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरनल मोटिवेशन होता है कि टाइम निकल रहा है, आपके पास अब इतना टाइम है, इतना सारा कंटेंट याद करने के लिए या रिवाइज करने के लिए बचा हुआ है, तो स्पीड बढ़ाओ। तो ये इंटरनल मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है। मेमोरी ऑफ लर्नर की मेमोरी रिटेंशन पावर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉलेज रिटेंशन का एक एक्टिविटी है क्या, मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन हमें इफ़ेक्ट करती है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं या उस एक्वायर्ड और मेमोराइज्ड नॉलेज को रिट्राइव कर रहे हैं, उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसका यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रेजेंट सिचुएशन में मेरी कॉन्शियसनेस कैसी है, मैं कॉन्शियस हूँ, अनकॉन्शियस हूँ, सब कॉन्शियस हूँ, ये डिपेंड करता है नॉलेज रिटेंशन को, मतलब इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हम नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्शियस माइंड में एक कंसेप्ट फ्रेम होता है कि इस नॉलेज में से ये कंपोनेंट मेरे गोल को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उस कॉन्शियस माइंड के साथ में उस कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से लेते हुए कॉन्शियस एक्टिविटी में ले आती हूँ और उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ, रिटेन करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा याद करते हुए उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। एजुकेशनल एंड वोकेशनल एस्पिरेशन, एजुकेशनल एंड वोकेशनल एस्पिरेशन भी एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है कि मैं क्या एजुकेशन गेन करना चाहती हूँ, मेरी क्या आकांक्षा है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं क्या वोकेशनल एस्पिरेशन अपने अंदर रखती हूँ, वो भी ऑटोमेटिकली नॉलेज रिटेंशन को अफेक्ट करती है। जैसे अभी मैंने बताया कि पीसीबी और पीसीएम लेने वाले मोस्टली इंजीनियर बनना चाहते हैं और पीसीबी लेने वाले डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके वोकेशनल एस्पिरेशन क्या है, वो ऑटोमेटिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे और रिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। जबकि यदि आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से बच्चा, जैसे आपके एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें भी बताया गया था कि क्या किया था उन लोगों ने, उसमें वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो क्या इंजीनियरिंग में आ गया, लेकिन इंजीनियरिंग में उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, जबकि वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर रहा था। यानी कि उसका एस्पिरेशन कुछ और था, एजुकेशनल और वोकेशनल एस्पिरेशन कुछ और था, लेकिन उस एस्पिरेशन को निगलेक्ट करते हुए वो दूसरे वोकेशन को उसने चूज़ किया था, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट वोकेशन यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर इफेक्टिव मैनर में एक्वायर नहीं कर पा रहा था और उसे रिटेन नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाता था, जिसको वो आगे जाके फर्दर सिचुएशन में रिट्राइव कर सके। तो यानी कि एजुकेशनल और वोकेशनल एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग ही जो लर्नर होता है वो नॉलेज को एक्वायर और रिटेन कर सकता है। एक्सपीरियंस टूवर्ड्स सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, उससे रिलेटेड यदि एक्सपीरियंसेस हम मेरे पॉजिटिव हैं या मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ या वही सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकेशनल एस्पिरेशन मेरी हाई है, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज रिटेंशन हाई हो जाता है, और जबकि अपोजिट सिचुएशन में ऐसी कंडीशन नहीं होती। वैल्यूज़ ऑफ लर्नर,
उस पर्टिकुलर लर्नर की कैसी वैल्यूज़ हैं, कैसे मूल्य हैं, ये भी नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करते हैं। एक्चुअली एक छोटा एग्जांपल दूंगी, बहुत तरीके से वैल्यूज़ इफेक्ट करती हैं हमारे नॉलेज रिटेंशन को। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपनी फ्रेंड्स की वजह से, या वो ये मान के चलते हैं कि इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है और आजकल टीचर्स की वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से ये वैल्यू बनाते हुए कि इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है और हमारे जो टीचर हैं उनको कुछ नहीं आता, ऐसी थिंकिंग, ऐसी वैल्यू बनाते हुए यदि वो कॉलेज में बैठता है, क्लास में बैठता है और उस पर्टिकुलर टीचर की नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को सुन के नॉलेज एक्विजिशन करने की कोशिश करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू उससे कह रही है कि ये टीचर इफेक्टिव नहीं है, ये इस टीचर को कुछ नहीं आता, तो वो वैल्यू उसको इफेक्ट करेगी। या फिर वो ये सोचता है, अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो वो वैल्यू, वो थिंकिंग, वो आइडिया उसकी नॉलेज रिटेंशन को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। पर्सनल फैक्टर ऑफ नॉलेज रिटेंशन, हेल्थ। अभी हमने बायोलॉजिकल फैक्टर कर लिए, साइकोलॉजिकल कर लिया, अब आता है हेल्थ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग टू नॉलेज रिटेंशन पावर। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है ये 6 तरीके की होती है, मैं कई वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ और लास्ट स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सब पर्सनल से रिलेटेड है और इन हेल्थ को भी एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करती है। लेकिन यदि ये पर्सनली हेल्थ अच्छी कंडीशन में है, पॉजिटिव कंडीशन में है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखती है, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज एक्विजिशन हाई होता है और कंसंट्रेशन, अटेंशन, कॉन्फिडेंस और कॉन्शियसनेस, ये ऑटोमेटिकली उस पर्सन की, उस लर्नर की हाई होती जाती है, जिसकी वजह से नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन की पावर भी एनहेंस होती है। अब इसमें कुछ है फिजिकल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी और कैपेबिलिटी डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। यदि ये किसी की पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली वो उतनी ही एक्टिव फॉर्म में ईजीली किसी भी चीज़ को समझ पाएगा, एक्वायर कर पाएगा और उसको रिटेन कर सकता है। बैलेंस डाइट, बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ कब अच्छी बनेगी? जब वो बैलेंस्ड डाइट लेगा। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि उसकी बॉडी की जो जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एज फैक्टर से हो, जेंडर फैक्टर से हो, वर्किंग कंडीशन हो या और कुछ भी फैक्टर हो, तो उनके वजह से जितनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो यदि बैलेंस्ड फॉर्म में उसको मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली फिजिकली हेल्दी रहेगा। और इस फिजिकल हेल्थ का इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी अदर हेल्थ पे भी पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन की पावर एनहेंस होगी। लाइफ स्टाइल भी डिपेंड करता है कि हमारा डेली रूटीन क्या है। हम सुबह 10 बजे सो के उठते हैं या सुबह 6 बजे सो के उठते हैं, तो ये डेली रूटीन भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है और नॉलेज रिटेंशन को इफेक्ट करता है। हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठो और सुबह का याद क्या हुआ ज़्यादा याद रहता है। यानी कि नॉलेज रिटेंशन पावर सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में सबसे ज़्यादा होती है और लेट नाइट नहीं होती। इवन 11 रात के 11 PM की हम यदि बात करते हैं, इसके बाद हमें ज़्यादा देर तक जगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से नॉलेज रिटेंशन पावर ख़त्म तो नहीं कहूँगी मैं कि कम होने लगती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई लोग ये कहते हैं कि रात में मुझे ज़्यादा याद हो जाता है। वो उनकी थिंकिंग है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बस वो क्या है, रात का एनवायरनमेंट जो होता है, नाइट में नॉर्मली सब लोग, घर वाले सो जाते हैं, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है जो कि नॉलेज रिटेंशन को, नॉलेज एक्विजिशन को सपोर्ट करता है। लेकिन यही पीसफुल एनवायरनमेंट यदि वो मॉर्निंग में लेते हैं तो उसके साथ उनको फ्रेश एयर और एक पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, जिससे हेल्थ के, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और नॉलेज लेवल, नॉलेज रिटेंशन पावर ऑटोमेटिकली एनहेंस होती जाती है। हेल्थ स्टेटस ऑफ लर्नर, अभी हमने फिजिकल हेल्थ की बात करी, इसी तरीके से मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ, सोशल हेल्थ का भी स्टेटस यदि हाई होगा तो ऑटोमेटिकली नॉलेज रिटेंशन हाई हो जाएगी। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं
कि यदि आप अपने माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा रहते हैं, किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली कम होती है। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिमाग कहाँ जाता है? वो उस नेगेटिव आइडिया पे। तो वो नेगेटिव आइडिया जो है वो आपकी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस तो नहीं, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। आप सोचते हैं ऐसी सिचुएशन होगी, उसने ऐसा कहा तब मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, और ये सिचुएशन आई तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बार बार चला जाना क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ को, नेगेटिव मेंटल हेल्थ को शो करता है, जिसकी वजह से नॉलेज रिटेंशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अटेंशन पे, आपकी कंसंट्रेशन पे, आपकी कॉन्शियसनेस पे, आपकी वो जो नॉलेज एक्विजिशन के साथ कनेक्टिविटी हो रही थी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जाता है। पॉजिटिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ, जैसा अभी मैंने बताया, यदि हम मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव फॉर्म में बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉलेज रिटेंशन और नॉलेज एक्विजिशन एनहेंस होगी और स्टेबल होगी। एबिलिटी ऑफ इमोशनल कंट्रोल, यदि मेरी अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की अच्छी एबिलिटी है तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही नहीं। कंट्रोल कहाँ करना पड़ता है हमें इमोशंस? जब मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे होंगे, तो वो नेगेटिव इमोशन ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी बनी रहेगी और नॉलेज को रिटेन करने में मेरी कंसंट्रेशन और मेरे कॉन्शियसनेस मेरा सपोर्ट करेगी। एडजस्टमेंट एबिलिटी, अब जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल अच्छी होगी और इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाऊंगी। और मैं एडजस्ट हो जाऊंगी तो जो नेगेटिव फैक्टर्स मेरे को इफ़ेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, उनका इफेक्शन, उनकी एक्टिवनेस, उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम फील होगी मुझे, जिसकी वजह से मैं अपने नॉलेज रिटेंशन को हाई कर सकूँगी। जैसे माना आप किसी सिचुएशन में गए हो, मैंने एक एग्जांपल अभी इसी वीडियो में दिया था कि एग्ज़ाम के लिए मैं बैठी हुई हूँ, किसी स्कूल में मेरा सेंटर पढ़ाया, और वहाँ का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे लर्निंग के या मेरी रिस्पॉन्स के लिए फेवरेबल नहीं है। तो यदि मैं उस एनवायरनमेंट से एडजस्ट ही नहीं हूँ तो मेरी रिटेंशन और स्लो होती जाएगी, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। लेकिन यदि मैं उन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इग्नोर करने लग जाती हूँ और उस सिचुएशन में एडजस्ट होने की कोशिश करती हूँ, तो धीरे धीरे मेरी रिटेंशन पावर इंक्रीज होने लगती है। स्टार्टिंग में आप जब उस चेयर पर बैठे थे तब आपको ये लग रहा था मैं कैसे बैठूंगी, और एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे ये सॉल्व करने की पावर आपकी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी और नॉलेज रिटेंशन हाई होता जाएगा। एक्सेप्ट ऑल कल्चर, आप एक्सेप्ट कर सकोगे किसको? सारे कल्चर को एक्सेप्ट करने की थिंकिंग यदि रखते हो तो यानी कि आपकी कल्चरल हेल्थ अच्छी होगी, और ऑटोमेटिकली जब आपकी कल्चरल हेल्थ अच्छी होगी तो सामने वाली सोसाइटी के मेंबर भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप रिलैक्स फील करोगे, और साथ में रिलैक्स फील करने के साथ में आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी और आप नॉलेज को रिटेन कर पाओगे, उसको सीखना चाहोगे। जब देखो, हम जब दूसरे के कल्चर को, दूसरे रिलीजन को अच्छा नहीं मानते तो ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी बातें भी हमें अच्छी नहीं लगती और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यदि हम हिंदू हैं तो हम ये मान के चलें कि मुस्लिम में जिहाद किसे कहते हैं? जो टेररिस्ट कहते हैं उसे जिहाद कहते हैं। तो बिल्कुल भी हम मुस्लिम कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम एक्चुअली मीनिंग देखें कि जिहाद का मीनिंग क्या है, जो हिंदू रिलीजन में कहा क्या है, तब हमें पता चलेगा नहीं, ये उस पर्टिकुलर ग्रुप ने मीनिंग निकाला हुआ है, उस टेररिस्ट ग्रुप ने मीनिंग निकाला हुआ है जिहाद का, जो कि नेगेटिव है, जो कि हमारे हिंदू और मुस्लिम के रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो हम उस मीनिंग को यदि निगलेक्ट करते हुए उसके पॉजिटिविटी को देखें, उसके राइट मीनिंग को देखें, तो कहीं ना कहीं हम उनकी कल्चर से, उनके रिलीजन से इंटरेक्ट करने के एबल होंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उनकी नॉलेज को और उससे रिलेटेड नॉलेज को एक्सेप्ट करते हुए, सोशली एडजस्ट करते हुए एक्टिविटी करेंगे और सोसाइटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेंगे। पीस की बात आई और नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, इंटरनल पीस ऑफ पर्सन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब देखो आप किसी टेंशन में होते हैं तो अब कितना भी आप किसी भी चीज़ को एक्वायर, किसी भी कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हो या याद रखने की कोशिश करते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो हो जाता है।
तो इसीलिए इंटरनल पीस, देखो एक्सटर्नल पीस होना भी ज़रूरी है कि हाँ मैं याद कर रही हूँ, पास में लाउड स्पीकर बज रहा है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इंटरनल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो बहुत पूरे पूरे दिन बुक्स लिए बैठे हुए होते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनमें इंटरनल पीस ना होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उनका अचीवमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। और जबकि अपोजिट होता है, कुछ बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं लेकिन वो पूरे कंसंट्रेशन, पूरे पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, इंटरनल पीस होती है और खुश रहते हैं, तो उनका अचीवमेंट अच्छा होता है, उनका एप्लीकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा। अब जिस तरीके से हमने कुछ पर्सनल फैक्टर किए, अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि हमारे नॉलेज रिटेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हम नॉलेज एक्विजिशन में ये सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं एक्चुअली, और यही हमारे, देखो नॉलेज एक्विजिशन के रिलेशन में यदि मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे लिए फेवरेबल होंगे तो मेरा नॉलेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली हाई होगा। और यही यदि मैं रिटेंशन के एस्पेक्ट में देखूं तो जब मेरा नॉलेज एक्विजिशन हाई होगा तो मैं उस एक्वायर्ड नॉलेज को ईजीली लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेमोराइज कर पाऊंगी, और ईजीली जब मैंने इफेक्टिव मैनर में उसे एक्वायर किया है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेमोराइज किया है, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं अपने ब्रेन में ऑर्गेनाइज किया है, तो मेरा रिट्राइवल भी ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा। और रिट्राइवल इफेक्टिव होगा इसका मतलब कि मेरे नॉलेज रिटेंशन, जो मैंने उस कंटेंट को समझा, याद किया और पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर पा रही हूँ, वो भी इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए यदि ये फैमिली से रिलेटेड कई सारे फैक्टर्स हैं, ये यदि मेरे पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, तो मेरा नॉलेज रिटेंशन ऑटोमेटिकली हाई होगा। एक फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ये कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ एनवायरमेंटल मैंने एस्पेक्ट इसमें दिए हुए हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स, हर पर्सन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स उस पर्टिकुलर बच्चे को उसके नॉलेज रिटेंशन में, उसके नॉलेज एक्विजिशन में इफेक्ट करते हैं, और पॉजिटिवली नेगेटिव। यदि ये फेवरेबल है तो फेवरेबल नॉलेज रिटेंशन और एक्विजिशन होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव एस्पेक्ट में होगा। फैमिली में पेरेंट्स, सिबलिंग्स और ग्रैंड पेरेंट्स इफेक्ट करते हैं, और उनकी एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका बिहेवियर, उनकी हर तरीके की हेल्थ नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन को इसी तरीके से सोसाइटी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं कि नेबरहुड कैसा है, स्कूल कैसा है, मास मीडिया में जितने भी हमारे एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के, इंफॉर्मेशन के जितने भी मोड हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, कैसी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और कितने इफेक्टिव मैनर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि वो ईजीली न्यू नॉलेज और एग्जिस्टिंग नॉलेज में कोरिलेशन बना पा रहा है, इमेजिनेशन कर पा रहा है और मेमोराइज कर पा रहा है, और फर्दर सिचुएशन में एप्लीकेशन लेवल से रिलेटेड कितनी नॉलेज दी गई है। तो यदि ये जितना इफेक्टिव होगा वो उतनी इजीली उस नॉलेज को रिटेन कर पाएगा लर्नर जो है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कितनी इफेक्टिव और यूज़फुल एजुकेशनल पॉलिसीज़ डेवलप की हैं, कितनी इफेक्टिव बुक्स या यूज़फुल बुक्स, एप्लीकेशन लेवल की बुक्स वो पब्लिश करते हैं, जर्नल्स पब्लिश करते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए रिसर्चेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज रिटेंशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। और इवन जो जर्नल्स और बुक्स हैं ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को भी हाई करते हैं, जिसकी वजह से टीचर इनका यूज़ करके अपने स्टूडेंट के नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन दोनों को ही एनहेंस कर सकते। इसके बाद यही अभी हमने सोसाइटी में एक कंपोनेंट पढ़ा था स्कूल, लेकिन स्कूल हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है क्योंकि उसका पर्पस है क्या है, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जब इफेक्टिव होगा तभी तो नॉलेज एक्विजिशन और नॉलेज रिटेंशन हाई होगा। और यहाँ पर हम नॉलेज रिटेंशन की बात कर रहे हैं, तो नॉलेज रिटेंशन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है स्कूल से। अब स्कूल में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, वहाँ का टीचर, उसकी टीचर की कैसी कॉम्पिटेंसी है, वो कितनी इफेक्टिव मैनर में कितनी अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करना है, कितना सिस्टमेटाइज कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ईजीली नॉलेज को एक्वायर करते हुए रिटेन कर पा रहे हैं। इसी तरीके से टीचर की टीचर इफेक्टिवनेस, एक्चुअली टीचर की इफेक्टिवनेस में दो चीज़ आती है, टीचर इफेक्टिवनेस और टीचिंग इफेक्टिवनेस। टीचिंग इफेक्टिवनेस केवल उसकी टीचिंग से रिलेटेड होती है, और टीचर इफेक्टिवनेस में उसकी ऑल ओवर एक्टिविटीज़ आती हैं उस पर्टिकुलर टीचर्स की। तो वो सारी एक्टिविटीज़ किसी भी बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और उसी पर उसकी नॉलेज रिटेंशन अप्लाई होती है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि टीचर एजुकेटर
यहाँ पे ले रहे हैं हम। टीचर एजुकेटर कई सारी चीज़ें बोलता है कि उसकी टीचिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, लर्निंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, टीचिंग मैट्रिक्स पे बेस्ड हो, लेकिन वो खुद उनको अप्लाई नहीं करता। तो बच्चा हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी उस इफेक्टिवनेस को ऑब्जर्व कर रहा है और उससे वो चीज़ सीखता है। यदि टीचर अप्लाई कर रहा है उन सब चीज़ों को, तो वो जो पीपल टीचर है जो उसे टीचिंग करना सीख रहा है, वो अपने बिहेवियर में भी इन चीज़ों को लाने की कोशिश करेगा और इस नॉलेज को रिटेन करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से टीचर का एक्सपीरियंस इफेक्ट करता है, उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, उसका टीचर बिहेवियर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का भी नॉलेज रिटेंशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। इसी तरीके से पीयर ग्रुप है, उसके साइकोलॉजिकल वैल्यूएबल लेवल ऑफ अवेयरनेस, फैमिली बैकग्राउंड और उसके हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्कूल, करिकुलम और अदर फैक्टर्स हैं जो कि नॉलेज रिटेंशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक अच्छा सोर्स होते हैं, एक बेस होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, जिनके बेसिस पर सारी नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज रिटेंशन और नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी कंडक्ट होती है। और वो यदि इफेक्टिव मैनर में होते हैं तो ऑटोमेटिकली लर्नर का नॉलेज एक्विजिशन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मेमोराइजेशन और नॉलेज रिट्राइवल एक्टिविटी और अल्टीमेट पूरी नॉलेज रिटेंशन की एक्टिविटी इफेक्ट होती है और पॉजिटिवली इफेक्ट इस तरीके से हमने देखा कि नॉलेज रिटेंशन को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कुछ पर्सनल फैक्टर हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। यदि एक नॉलेज गिवर या टीचर को बच्चों के नॉलेज एक्विजिशन लेवल और नॉलेज रिटेंशन लेवल को हाई करना है, तो उसको एक इफेक्टिव मैनर में नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको अच्छे से एक्वायर करते हुए रिटेन कर सके और उसका एप्लीकेशन कर सके। लेकिन इसी के साथ में लर्नर को भी चाहिए कि वो जो भी कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, वो कोशिश करे कि अपने कॉन्शियसनेस को हाई करे, अपने अटेंशन को, अपने कंसंट्रेशन पावर को, अपनी विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करे, जिसके साथ में जो भी नॉलेज एक्वायर की जाती है उसका लेवल हाई हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रिट्राइवल बहुत ईजी होता है और नॉलेज रिटेंशन पावर ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है और वो फर्दर सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकता है। ओके, थैंक यू।